हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर समान अध्ययन को, जिसमें हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी विषय को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आपको कराया गया है, अलग अलग टॉपिक को आपको करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, वहाँ 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो में कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक और शेयर करके आप लोग जरूर जाइए जो है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कौन सा टॉपिक देखना है उसको देखते हैं। आज हम लोग बेसिकली जो है दो टॉपिक को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये दो चैप्टर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में जो है पूछता ही पूछता है। इसके बिना आपका एग्जाम का जो है क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो इससे आपका डाला ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे लोग देखते हैं। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। कथन दिया है और कारण को देख लेते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। और कारण दिया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। तो आपका केवल कथन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। फिर कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। तो कथन ए में दिया है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आर में दिया है कारण आर में कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरण प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा? तो एकल हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं उन सभी को देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। नोट में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। तो नोट को आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संबंध में सही नहीं है। कौन सा बात सही नहीं है देख लीजिए। तो निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। कितने? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही कथन है। ये जो है आपका सही दिया हुआ है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के मत के मूल्य के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानसभा मंडल में उच्च सदन का क्या हो? सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है। तो 1971 की जनगणना के द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 में जो है योग्यता निर्धारित करता है राष्ट्रपति के पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो अपने पद ग्रहण के दिन से भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो आवश्यक है, कम से कम 14 दिनों के पूर्व सूचना देना होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राज्यों के विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है 6 माह तक। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वे राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। यह किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। कथन और कारण का प्रश्न है, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला अगर मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। अभिव्यक्ति जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है तो राष्ट्रपति का आशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन क्या है? देख लेते हैं सही क्या है। तो वह संसद का एक संघटक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ये सब सही है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जे भी निषेधाधिकार कहा जाता है। वे थे क्या था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति क्या है? देख लेते हैं। तो किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो किस पर? तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के दौरान। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है तो अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदत्त है वह अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है तो 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है तो वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की।
राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो भारत के महान्यायवादी को भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा एक राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, देख लेते हैं, तो प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, उपराष्ट्रपति को जो है नियुक्त नहीं करते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, तो अनुच्छेद 160 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 143 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित है, तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार क्या है? तो औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाए तो संघ वित्त आयोग के सिफारिशों को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। अगला क्वेश्चन कि वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, तो वित्तीय बिल के पुनर्विचार हेतु लौटाना। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। कथन और कारण क्या है? तो कथन ए में दिया है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, गलत है। तो केवल आपका कथन ए सही होगा, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट दिया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति को स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर कथन दिया हुआ है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, तो आपका आर जो है कारण आर गलत हो गया, कथन ए सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति जो हैं वीवी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण है। देख लेते हैं। राष्ट्रपति दिया हुआ एक तरफ, आपका उनका कालावधि दिया हुआ है, तो फखरुद्दीन अली अहमद उनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा। एन संजीव रेड्डी इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक रहा। वीवी गिरी का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। तो आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी में से वह भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, तो वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से जो है एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था जस्टिस एम
हिदायतुल्ला वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो वीवी गिरी। कथन सत्य क्या है देख लेते हैं। कथन सत्य दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कथन दिया हुआ है क्या कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये भी गलत है। तो कथन और कारण दोनों गलत है। तो नोट में देख लेते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति पर उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में दीवानी यानी सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। तो व्यक्ति के रूप में 12वां और कार्यकाल के अनुसार 14वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद अधिनियम बन जाता है तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति लागू होती है तो राष्ट्रपति पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधि, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी। राष्ट्रीय भवन माने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था तो एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो हम लोग का राष्ट्रपति टॉपिक खत्म हो गया और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं उपराष्ट्रपति। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों। सही कथन क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। कथन और कारण देख लेते हैं। कथन ए में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। क्या अर्हित है। करार दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपयुक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर क्या है। तो दोनों ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का एक मान स्पष्टीकरण भी है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन क्या है। तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना ही राष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारत के उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं। 2 में दिया है कि पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तीसरा में दिया है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा दिया है कि राष्ट्रपति की पद त्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये सभी बातें जो है उपराष्ट्रपति पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से दोबारा हटाया जा सकता है तो राज्य परिषद यानी राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है तो राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति। किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा। ए महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। कौन सा महानुभाव है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी एवं के.आर. नारायणन। ठीक है, के.आर. नारायणन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मोहम्मद हमीद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनका क्रमांक कौन सा था। तो उनका क्रमांक 12वां था। तो आज हम लोग ने 2 टॉपिक जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम लोग ने देख लिया है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए। शेयर कीजिए अलग अलग ग्रुप में जहाँ आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।